मेरा नाम समीर है और मेरी उम्र 20 साल है। कुछ दिन पहले मैं भैया के घर आया। भैया की पत्नी मुझसे ऐसा चाहती थी जिससे हमें दोनों को खुशी मिलती, लेकिन मुझे इसका अंदाजा नहीं था। मैंने उन्हें शादी के बाद कभी नहीं देखा था। कभी कभी भैया के फोन पर हमारी बात हो जाती थी। भैया के बेटे का जन्म हुआ था और उनका बेटा अब 6 महीने का हो गया था, लेकिन मैं उसे देखने नहीं गया था। तो आज मैंने समय निकालकर भैया के घर जाने का फैसला किया। जब मैं भैया के घर पहुंचा तो मेरी पहली मुलाकात उनकी पत्नी के साथ हुई। मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था कि वह कौन है, क्योंकि वह अच्छे से मोटी हो गई थी। जैसे ही मैंने उन्हें पहचाना, मैंने उन्हें गले लगाया और उनके बच्चे के साथ काफी खेला। शाम को भैया घर आए और मुझे देखकर बहुत खुश हुए। राजेश भैया मेरे चचेरे भाई थे। राजेश भैया ने मेरे छोटेपन में बहुत लाड प्यार किया था। घर में मैं सबसे छोटा था, तो मुझे खूब लाड प्यार मिला था। अब मुझे नहीं पता था कि भाभी भी मुझे इतना लाड प्यार करेंगी। मैंने भैया और भाभी के साथ 2 दिन बिताए और जब मैं अपने घर जाने लगा तो भाभी ने मुझे रोका। उन्होंने कहा कि बच्चे के जन्म के बाद वे बाहर कहीं नहीं जा पा रही हैं। अगर कुछ दिन तुम रुक जाओ तो मुझे तुम्हारी मदद मिलेगी। और अब तो तुम्हारा भाई भी कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है। मुझे तुम्हारी बहुत मदद चाहिए। अब मैं डिग्री के पेपर खत्म करके भैया के घर आया था और मुझे थोड़ी छुट्टी भी मिली थी। थोड़े बदलाव के लिए मैंने भैया के पास रुकने का फैसला किया। उस शहर में मेरे कुछ दोस्त भी थे, तो मैंने उन्हें भी मिलने का सोच लिया। उस दिन मैं अपने कमरे से नहा कर बाहर आया। मैंने भैया के यहाँ रहने के लिए ज्यादा कपड़े नहीं लाए थे, इसलिए मैं उनकी टी-शर्ट लेने के लिए कमरे में गया। मुझे भाभी कहीं नहीं दिखी। शायद वह रसोई में कुछ काम कर रही थी और भैया भी कहीं व्यस्त होंगे। मैंने सोचा कि उन्हें बुलाना सही नहीं होगा, इसलिए मैंने खुद से जाकर भैया की टी-शर्ट ली। जब मैंने टी-शर्ट पहना तो अचानक पीछे से मुझे गले लगाने का एहसास हुआ। भाभी मुझे भैया समझकर मुझे गले लगा रही थी। मैं उनका हाथ छोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह मुझे और भी जोर से थामे हुई थी। थोड़ी देर बाद भैया वहां आ गए। भैया ने देखा कि भाभी मुझे गले लगा रही है तो उनकी आंखें बड़ी हो गईं। भाभी तुरंत मुझसे दूर हो गई और बोली, तू दरवाजे पर खड़ा है तो यह कौन है? तब मैंने भाभी की तरफ देखा। वह मुझसे बचने लगी और बोली, तू राजेश का शर्ट पहना हुआ है, इसलिए मैं तुझे पहचान नहीं पाई। भैया और मैं भी उसकी बात को सच मानकर वहां से चले गए। भैया उस दिन घर से बाहर जाने के लिए पैकिंग कर रहे थे। रात को उसकी फ्लाइट थी। रात के 8 बजे भैया अपनी फ्लाइट के लिए निकल गए। अब कुछ दिनों के लिए मैं अकेला भाभी और उनके बच्चे के साथ घर पर था। भैया के जाने के बाद से भाभी का अजीब व्यवहार शुरू हो गया था। रात को जब बच्चा रोता था तो वह उसे मेरे कमरे में लाकर मेरे गोद में दे देती थी। जब उसने अपने हाथ से बच्चे का खिलौना गिरा दिया तो उसे उठाने के लिए वह झुक गई। फिर तो उसकी साड़ी का पल्लू उसके कंधे से पूरी तरह गिर गया था। भाभी अपने पल्लू को संभालने के बजाय खिलौने को देखती बैठी थी। यह देखकर मुझे बहुत शर्म आ रही थी। बाद में भाभी ने अपना पल्लू ठीक किया और खिलौना उठाकर वहां से उठ गई। उन्होंने मुझसे कहा, देवर जी, आज दोपहर से राजेश की जाने की तैयारी चल रही थी और मैं बहुत थक गई हूँ। अब मुझे नहाए बिना ताजगी नहीं महसूस होगी। तुम थोड़ी देर अपने बेटे का ध्यान रखना, मैं नहाकर आती हूँ। भाभी बच्चे को मेरे पास छोड़कर चली गई। उसके बाद मैं बच्चे के साथ खेलने लगा। बच्चा मेरे साथ काफी खुश था, लेकिन थोड़ी देर बाद वह बहुत रोने लगा। शायद उसे भूख लगी थी। तब मैं बच्चे को लेकर भाभी के कमरे में चला गया। वहां मैंने देखा कि वह अपने बाल सुखा रही थी। मुझे देखते ही भाभी ने बच्चे को मेरे हाथ से ले लिया। जब मैं उनके कमरे से बाहर जाने वाला था, तभी भाभी ने कहा, मेरा बहुत सिर दर्द कर रहा है। शायद इस वक्त मुझे बाल धोना नहीं चाहिए था। भाभी का सिर दर्द सुनकर मैं किचन में चला गया। मैंने उनके लिए अच्छी अदरक का चाय बनाई। मैंने अपने लिए भी चाय बनाई थी, क्योंकि पिछले 2 साल से मुझे चाय की बहुत आदत हो गई थी। मैंने डिग्री के लिए रात रात भर पढ़ाई की थी, तब मैं अक्सर चाय पिया करता था। जब मैं 2 कप चाय लेकर भाभी के कमरे में गया तो मेरी नजर भाभी की ऊंचाई पर गई। उन्होंने बच्चे को दूध पिलाकर सुला दिया था, लेकिन उनकी ऊंचाई थोड़ी खुली रह गई थी। शायद उन्हें इसका एहसास नहीं था। उन्हें उस तरह से देखकर मैंने अपनी नजरें घुमा दी। भाभी ने मुझसे कहा, देवर जी, तुम्हें नजरें क्यों हटा लेनी है? मैंने उन्हें बताया कि उनके कपड़े थोड़ा बिखर गए हैं। भाभी ने कपड़े ठीक कर लिए। फिर मैंने उनकी तरफ देखा और थोड़ी देर पहले जो मैंने देखा था
उसकी वजह से मुझे भी उनके सामने थोड़ी शर्म आ रही थी। लेकिन भाभी तो बहुत आराम से मुझसे बातें कर रही थी। उन्होंने मेरे हाथ से चाय का कप लिया। उन्हें मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद आई। भाभी ने कहा, तुम्हारी बनाई चाय ने मेरा सिर तुरंत ठीक कर दिया। उसके बाद चाय पीकर मैं कप को नीचे रखकर किचन में चला गया। फिर मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। अगले दिन मैं रोज की तरह सुबह हॉल में व्यायाम कर रहा था। भाभी रोज 9 बजे उठती थी, इसलिए मुझे पता था कि सुबह वह बाहर नहीं आएंगी। मैं सुबह 7 बजे उठकर व्यायाम कर लेता था और 8 बजे तक मेरा जिम पूरा हो जाता था। उस वक्त के दौरान मैं बहुत पसीना बहाता था। उस सुबह 8 बजे जब भाभी अपने कमरे से बाहर आई तो उन्होंने मुझे देखा और कहा, देवर जी, तुमने यह गलत किया। तुम तो इतने फिट और फाइन हो और फिर भी मुझे फिट होने की सलाह नहीं दे रहे। बच्चे के जन्म के बाद तो मेरा शरीर बिल्कुल बदल गया है। मैं भाभी को बोला, कोई बात नहीं, तुम आज से मेरे साथ व्यायाम करना शुरू करो। तो भाभी कपड़े पहनकर आईं। उन कपड़ों में उनका शरीर और भी आकर्षक लग रहा था। मैंने अपनी नजरों पर काबू रखते हुए उन्हें व्यायाम सिखाना शुरू किया। ऐसे ही दिन धीरे धीरे निकलते जा रहे थे। भाभी और मेरे बीच अब काफी बातें हो रही थी। भाभी अचानक दोपहर के समय मुझे अपने कमरे में बुला लेती थी। पिछले 2-3 दिनों में जब मैं भाभी के कमरे में गलती से चला गया था तो मैंने वही नजारा देखा था, लेकिन वह मेरी भाभी थी, इसलिए मैंने अपने मन पर लगाम दी। उस दिन मेरे दोस्त अमन का फोन आया जो उसी शहर में रहता था। मैंने उसे बताया कि मैं उस शहर में हूँ तो वह मुझसे मिलने का जिद करने लगा। मैंने अपने दोस्त से बात करते हुए देखा कि भाभी मेरे पास ही थी। जब उन्हें पता चला कि मैं बाहर जाने वाला हूँ तो उन्होंने मुझे रोक लिया। वह बोली, घर में अब मैं और तुम ही हैं। तुम अपने दोस्त को अपने घर बुला लो, यहाँ मैं तुम्हारे लिए अच्छा नाश्ता बनाती हूँ। मैंने अमन को भैया के घर का पता दिया और उसे बुला लिया। उस दिन भाभी ने अपने हाथों से अच्छे समोसे बनाए थे। अमन के साथ भाभी ने बहुत अच्छी बातें की थी, लेकिन जैसे ही वह वहां से गया, भाभी ने मुझसे कहा, तुम्हारा यह दोस्त मुझे ठीक नहीं लगा। उसकी नजरें हमेशा इधर उधर घूमती थी। महिलाओं को पुरुषों की नजर तुरंत पता चल जाती है। शायद अमन की वह गंदी नजर मुझे नजर नहीं आई, लेकिन भाभी ने उसकी गहरी पहचान की है। मैंने भाभी से कहा, ठीक है, आज के बाद मैं अमन को घर के बाहर ही मिलूंगा। उस दिन रात को बच्चा बहुत रो रहा था और भाभी भी मुझे बहुत बेचैन लग रही थी। बच्चे की आवाज सुनकर मैं भाभी के कमरे में गया। मैंने भाभी से बच्चा लिया और उसे अपनी गोद में लेकर सुला दिया। तब भाभी ने कहा, देवर जी, तुम मेरी और बच्चे की कितनी चिंता कर रहे हो। राजेश तो जब बच्चा रोता है तो दूसरे कमरे में सोने चला जाता है, लेकिन तुम तो अपनी नींद तोड़कर मेरे लिए यहाँ आए। भाभी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ये चाय बनाने लगा, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, इस दर्द का क्या इंतजार करना है, अगले 4 दिन यह दर्द नहीं जाने वाला है। यह हर महीने का मेरी समस्या है। अचानक भाभी ने मेरे कंधे पर अपना सिर रख दिया। मुझे लगा कि शायद उन्हें ज्यादा दर्द हो रहा है और बच्चे ने भी उन्हें बहुत परेशान किया है। इसलिए उन्हें थोड़ा आराम देने के लिए मैंने उन्हें बिस्तर पर लेटा दिया और उनका सिर मालिश करने लगा। तब भाभी ने मेरे हाथ को पकड़कर उसे अपने पेट पर रख दिया। उन्होंने कहा, देवर जी, मेरा पेट भी बहुत दर्द कर रहा है। मैंने सोचा कि मैं उसका इलाज कर रहा हूं, तो मैंने उनके पेट पर हाथ फिराना शुरू कर दिया। तब मुझे लग रहा था कि उनका दर्द थोड़ा कम हो गया है। 4 दिन बाद भाभी रात में मेरे कमरे में आई। आज वह बहुत सुंदर लग रही थी। उन्होंने काले रंग की नाइटी पहन रखी थी। वह बोली, देवर जी, पिछले 4 दिनों में तुमने मेरी बहुत देखभाल की है। शादी के बाद से राजेश ने एक बार भी मेरी चिंता नहीं की। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि एक पति ऐसा होना चाहिए जैसे तुम हो, लेकिन क्या करूं, मेरा तो नसीब ही खराब है। मुझे लगा कि ये महिलाओं की पतियों के बारे में थोड़ी बहुत शिकायत रहती है, इसलिए भाभी मुझसे ये सब बड़बड़ा रही है। लेकिन कुछ समय बाद वह फिर मेरे करीब आई और बोली, देवर जी, मुझे आपकी बहुत बड़ी मदद चाहिए। मैंने उनसे पूछा, भाभी, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, मेरी सबसे बड़ी मदद तुम कर सकते हो। पिछले कुछ दिनों से मैंने तुम्हारी ताकत महसूस की है। देवर जी, मुझे तुमसे बच्चा चाहिए। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, भाभी, तुम ठीक तो हो? तुम इस तरह से बच्चा चाहिए कह रही हो जैसे तुमने मुझे खाना बनाने में मदद मांगी है। मैं उनका कुछ भी सुन नहीं रहा था। तभी भाभी रोने लगी। उन्होंने कहा, अब तक मैंने अपने दिल में बहुत दुख छिपा कर रखा है,
लेकिन आज मुझे इसे तुमसे साझा करना है। भाभी ने कहा, तुम्हारा भाई बहुत बड़ा रोगी है और उसका जन्मा बच्चा भी उसके जैसा नाजुक है। मेरा बच्चा हमेशा बीमार रहता है और उसे तो इतनी कम उम्र से ही अनेकों बीमारियां हैं, और यह सब तुम्हारे भाई की वजह से है। मैंने कहा, भाभी तुम यह क्या कह रही हो? क्या तुम्हें यह सब समझ में आ रहा है? यह सुनकर उन्होंने मुझे गले लगा लिया और कहा, देवर जी तुम मेरी बातों पर विश्वास करो, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ। तब वह अपने कमरे में गई और मेरे भाई की फाइल लेकर आई। उसने कहा, तुम्हारे भाई को कितने सारे रोग हैं, यह तुम खुद देख लो। मेरा बच्चा इतनी कम उम्र में इतना बीमार है कि क्या वह 1 साल भी जी पाएगा, उसकी मुझे अब कोई गारंटी नहीं है। हमारे पास यह समय है और अब तुम्हारा भाई भी घर पर नहीं है। तुम्हारी उम्र के जवान लोगों को इस उम्र में क्या चाहिए ये मुझे भी पता है। मैंने समझ लिया है कि तुम मुझ पर किस तरह की नजर रखते हो। बस तुम्हें कुछ दिनों के लिए मेरे पास रहना है। भाभी काफी हताश लग रही थी। मैंने ऊपर से नीचे तक उन्हें देखा। वह गोरी और बहुत सुंदर थीं। कभी कभी मैंने अपने दोस्तों के साथ मोबाइल पर ऐसी खूबसूरत लड़कियां देखी थीं, लेकिन आज मेरे सामने एक सुंदर महिला खुद आ रही थी। इसलिए मैंने यह मौका खोने का फैसला किया। मैं भी उस खुशी का आनंद लेना चाहता था। उस रात भाभी और मैं नजदीक आने लगे। तभी अचानक बच्चे के रोने की आवाज आई। उसके रोने की आवाज ने भाभी को मुझसे दूर होने से रोका, लेकिन मुझे यह उचित नहीं लगा। इसलिए मैंने भाभी को बच्चे के पास जाने के लिए कहा। उसके बाद मैं अच्छी नींद में चला गया। जब मैंने सुबह उठकर देखा तो मेरे पास भाभी थी। वह अभी भी उसी नाइट गाउन में थी। शायद वह रात भर नहीं सोई थी। मुझे देखते ही उनकी आंख खुल गई। उन्होंने कहा, देवर जी तुमने मुझे पूरी तरह उल्लू बना दिया। तुम हाँ कहकर सीधा सो गए। उस समय मैंने भाभी को गले लगाया और कहा, हमारे पास सिर्फ कल का दिन नहीं है। अब अगले 15 दिन तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ, यह मत भूलना। भाभी खुशी से मेरे गले लग गई। उससे पहले मुझे भी खुद को थोड़ा सजाना था, क्योंकि यह मेरा पहला मौका था। इसके लिए मैंने उस दिन सैलून जाने का फैसला किया। वहां से बाहर आते ही मुझे अमन की याद आई। अमन थोड़ा लड़कियों का दीवाना था, यह मुझे पता था, क्योंकि वह किसी न किसी लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश में रहता था। भाभी के पास जाने से पहले मैंने अमन से कुछ टिप्स लेने के लिए उससे मिलने का फैसला किया। अमन ने मुझे बहुत सारे टिप्स दिए थे कि कैसे लड़कियों को खुश किया जा सकता है। उस रात मैं भाभी को बहुत खुश करने वाला था। उस दिन रात को भाभी मेरे कमरे में आई। अमन की दी गई सारी टिप्स मेरे दिमाग में थी। मैंने उस शाम अपने हाथ से भाभी को चॉकलेट खिलाई। अमन ने मुझे बताया था कि लड़कियों को चॉकलेट बहुत पसंद होती है और जब हम उन्हें चॉकलेट खिलाते हैं तो मजा आ जाता है। मैंने भाभी को वो चॉकलेट खिलाई और वह मुझसे भी ज्यादा रोमांटिक लग रही थी। शायद उन्हें इसका अनुभव ज्यादा था। उस रात चॉकलेट के साथ मैं भी पूरी तरह भाभी में खो गया। अगली सुबह जब मैंने अलार्म से जाकर देखा तो मैं बहुत तरोताजा महसूस कर रहा था। 20 की उम्र में मैंने अपने मन की एक नई दुनिया खोजी थी। जो कुछ मैंने कल रात पहली बार किया था उसका अनुभव अलग था। अब मुझे हर दिन भाभी के साथ ऐसी ही समय बिताने की ख्वाहिश होने लगी थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद भैया घर आ गए। मुझे लगा अब भाभी और मेरी नजदीकी कम हो जाएगी। लेकिन रात को भैया के सोने के बाद भाभी मेरे कमरे में आती थी। एक रात जब भाभी मेरे कमरे में आई तो उनके चेहरे पर मुझे बहुत खुशी दिख रही थी। उन्होंने मुझसे कहा, पिछले 2 दिनों से मुझे लग रहा था कि मैं गर्भवती हूँ। आज मैंने अपना चेकअप कराया और मुझे पता चला कि मैं सच में गर्भवती हूँ। देवर जी, आप पिता बनने वाले हैं और मैं माँ बनने वाली हूँ, भाभी ने कहा। मैंने उन्हें बधाई दी, लेकिन फिर भाभी ने कहा, देवर जी यह सिर्फ शुरुआत है। अब यह बच्चा आपका है तो इसकी जिम्मेदारी भी आपको उठानी होगी। उन्होंने कहा, आपको अपने नाम पर आधी प्रॉपर्टी भी करनी पड़ेगी। यह सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। मैंने कहा, भाभी तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरे नाम पर एक पैसा भी नहीं है। फिर भी वह सुनने को तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा, आप चाहे जितना भी झूठ बोले, मुझे सब पता है कि आपके नाम पर कितनी संपत्ति है। अगर आप इस बात को स्वीकार नहीं करते तो मुझे यह सब अपने भाई को बताना होगा और फिर पूरे परिवार में आपकी बदनामी होगी। मैंने कहा, भाभी तुम्हें इस घर में आए 2 साल हो गए हैं। पिछले 2 साल से तुम किसी कार्यक्रम में नहीं आई हो तो तुम्हें मेरे नाम की संपत्ति के बारे में कैसे पता होगा? यह सुनकर वह गुस्से में आ गई और बोली, देवर जी तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा, मुझे एक गुप्त बीमारी है और जब तुम मेरे करीब आई तो वह बीमारी तुम्हें भी लग गई होगी। अब तुम कुछ साल अपने तरीके से जी लो,
क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। मैं तुम्हें अपनी आधी संपत्ति देने को तैयार हूँ। यह सच सुनकर वह सारी लाल हो गईं। उन्होंने जोर से अपने पति को बुलाना शुरू कर दिया। मुझे लगा भैया पहले से बाहर खड़े होकर सब सुन रहे थे। जब भैया आए तो भाभी ने कहा, मैं तुम लोगों की प्रॉपर्टी के चक्कर में फंस गई हूँ। मुझे पता नहीं था कि आपके भाई को ये गुप्त बीमारी है। अब मुझे अपनी जान की चिंता है। और फिर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। भाभी का मेरे करीब आने का प्लान अच्छा था। मुझे सब समझ आ चुका था। जिस दिन भाभी ने पहली बार अमन से मुलाकात की थी, उस दिन उन्होंने अमन के बारे में बुरी बातें कही थीं। जब मैंने अमन को भाभी और मेरे बीच की स्थिति के बारे में बताया तो उसने मुझे सच्चाई बताई। उसने कहा, भाभी पहले मेरी गर्लफ्रेंड थी। वह बहुत लालची है, इसलिए मैंने उससे दूरी बना ली। वह केवल अपने फायदे के लिए दूसरों के करीब आती है। उस दिन भैया की असली सच्चाई मेरे सामने आई। मुझे लगा था कि मेरा भाई राजेश मुझसे निस्वार्थ प्रेम करता है, लेकिन उसके लिए पैसा ज्यादा मायने रखता है। मैंने भैया से कहा, तुमने अपनी पत्नी को दूसरी मर्दों के साथ जाने की इजाजत दी। तुमने हमारी भाई भाई के रिश्ते को भूल गए। भैया शर्मिंदा खड़े थे। भाभी के आंसुओं को देखते हुए मैंने कहा, भाभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं किसी गुप्त बीमारी से ग्रसित नहीं हूँ। न ही मैंने आपके साथ कुछ किया। जब आप मेरे पास आती थी तब मैं आपको चॉकलेट खिलाता था, लेकिन उसमें मैंने सोने की दवा मिला दी थी। जब आप सो जाती थी तो मैं अपने कमरे से बाहर चला जाता था। मैंने उन्हें बताया कि अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो वह छुपा हुआ कैमरा जो आपने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए लगाया था, उसे एक बार देख लें, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। भैया और भाभी मुझसे माफी मांगने लगे, लेकिन मैं उन्हें माफ नहीं कर सका। उन्होंने मुझे धोखा देने की योजना बनाई थी, जो अब हमारे परिवार में सबके सामने आ चुकी थी। इस सब के बाद मैंने उन दोनों से अपने रिश्ते तोड़ दिए। आजकल लोग अपने खून के रिश्तों को भूलते जा रहे हैं और पैसा ही उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। यह कहानी मैंने आपके साथ साझा की। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।